एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक लास्ट लेक्चर से क्वेश्चन है, आपने एक बताया था ट्रांस बाउंड्री डायमेंशन का, जी जी। तो काइंडली इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। ट्रांस बाउंड्री डायमेंशन जो है उसके मैंने पहले भी बताया। ट्रांस बाउंड्री डायमेंशन का मतलब ये है कि हमारे वाटर रिसोर्सेज पे वाटर के जो इश्यूज हैं उन पे जो है वो बाहर के कंट्रीज उनका क्या असर हो सकता है, और वो हमने दो कंट्रीज़ को डिस्कस किया, अफगानिस्तान और इंडिया, और उनको हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। ये है ट्रांसपोर्ट डायमेंशन। ये एक मैम है वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, 1 मिनट, क्या नाम है उनका? 1 मिनट, मैं थोड़ी देर म्यूट करूँ और उन्हें ज्वाइन कर लूँ। ठीक हो गया जी। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उनमें आज हम डिस्कस करेंगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर के मसाइल क्या हैं, और उन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है फिर मैं अपना आपके साथ क्या चीज़ शेयर करूंगा उसका एक डिटेल में आपके ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? एक बंदा बता दे। जी सर। ठीक हो गया। आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। यार ये जो है ना मेरे ख्याल में जब स्क्रीन शेयर हो जाती है तो कोई भी बंदा जो है वो ऐड कर देता है जो लॉबी में वेट कर रहे होते हैं, तो कोई एक जिम्मेदारी ले ले जो उन्हें ऐड करता रहे। ठीक हो गया? हो सकता है ना ऐसे? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ठीक हो गया। जब भी कोई रिक्वेस्ट है तो काइंडली खुद ही अप्रूव करते रहिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले जो है हम हमेशा की तरह अपना सिचुएशनल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम सिचुएशनल एनालिसिस करेंगे। सिचुएशनल एनालिसिस के बाद जो है हम बात करेंगे कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन इश्यूज़ की वजह से क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद हम जो है अपना वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। उसके बाद हम वीट क्राइसिस पे बात करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद हम शुगर क्राइसिस पे बात करेंगे, और शुगर क्राइसिस के बाद हम, अगर हमारे पास टाइम बचा इतना, तो हम इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट पे बात करेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? बार यस बार सर। पूछता रहूँगा क्योंकि आज वो बारिश की वजह से नेटवर्क का इशू है, तो अगर दरमियान में कहीं इंटरप्शन होती हैं तो मुझे बताते जाइएगा। सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस। जवेरिया कह रही है कि लिंक नहीं वर्क कर रहा, और एक और भी कह रही है कि वर्क नहीं कर रहा। क्या बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? तो मुझे मैसेज आ रहे हैं बार बार। सर मीटिंग की लिमिट तो नहीं है कोई? नहीं, लिमिट नहीं है कोई। सर उनका नेटवर्क इशू होगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन नाउ। ओके, ठीक हो गया, क्योंकि अभी 58 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है मैं, और
जनरली हमारी क्लास जो है वो 70+ लोगों की होती है, तो वो लिमिट वाला तो इशू नहीं है। और वैसे भी ये इसमें मेरे ख्याल में टीम्स में ऐसा कोई लिमिट होती नहीं है, कोई 500-600 बंदे होते हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हम आगे बात करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से इशू हो रहा है। चलो ठीक है, ठीक हो गया। जिनके नेटवर्क के इश्यूज़ हैं वो काइंडली जो है अपने नेटवर्क के इश्यूज़ रिजॉल्व करें। उसके बाद अगर फिर भी आपको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो ट्राई करें कि थोड़ा लेटर स्टेजेस में जैसे लेक्चर चले तब ज्वाइन कर लें, वरना इसकी रिकॉर्डिंग सुन लें। हम सिचुएशनल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले जो है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है कि हम पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में में 2019 के मुताबिक पाकिस्तान 112 कंट्री जिनको उन्होंने कंपैरिजन किया उनमें से 78 नंबर पे है। फिर दूसरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के मुताबिक पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 88 थी 107 मुल्कों में। मतलब ये कि हम जो अपनी अपनी आबादी है उसको ठीक तरह से खिला पिला भी नहीं रहे, और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद सिचुएशनल एनालिसिस में क्या है कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019 और 20 के मुताबिक हमारी जो एग्रीकल्चर वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, वो 19.3% है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। उसके अलावा जो है वो रूरल 64% ऑफ रूरल इनहेबिटेंट्स को ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल नेशनल लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। 40% ऑफ टोटल नेशनल लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर का जो 19.3%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों में से मैक्सिमम को ना पता हो कि जो 19.3% जो एग्रीकल्चर जो जीडीपी में प्रोवाइड करता है, इसका भी जो 60% है, 60.5% वो लाइव स्टॉक सेक्टर, क्रॉप के अलावा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हमारे जीडीपी का जो है वो 19.3% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, और उन 19.3% में से भी जो 60.5% है वो लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। फिर हम बात करें आगे के हाँ, वो ये कि हमारे पास जो ये मैकेनाइजेशन का इसे कहते हैं स्टैट्स हैं कि हमारे कंट्री में जो ट्रैक्टर हैं, ऑपरेशनल ट्रैक्टर, वो अराउंड 6,12,000 हैं, जो कि उनकी पर एकड़ हॉर्स पावर अवेलेबिलिटी एक फैक्टर होता है। पर एकड़ हॉर्स पावर अवेलेबिलिटी ये जो है वो 0.09 है, और दुनिया की जो रिक्वायर्ड पावर है वो 1.4 होती है। 1.4 हॉर्स पावर पर एकड़। हमारी कितनी है? 0.09। इसका मतलब ये कि हमारी एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन नहीं है, मशीनें ज़्यादा नहीं यूज़ होते हैं। फिर आगे हम बात और स्टैट्स की और सिचुएशनल एनालिसिस की, तो वो क्या है कि हम अपना जो
एग्रीकल्चर जीडीपी है उसका सिर्फ 0.112.63% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमने पहले वाटर वाले लेक्चर में भी बात की थी कि हमारी जो 4 मेजर क्रॉप्स हैं, कौन सी, वीट, 4 मेजर क्रॉप्स, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन। ये जो हैं ये हमारा 63% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया उस पर ये बोई जाती हैं, टोटल क्रॉप एरिया। और हमारे जीडीपी में जो है 63% ऑफ क्रॉप एरिया ये इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। 80% ऑफ वाटर हम यूज़ कर रहे हैं इन 4 क्रॉप्स के लिए, और ये हमारे जीडीपी में सिर्फ जो है लेस देन 5% कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उसके बाद हम बात करें कि दूसरी पानी की हमने बात की कि दुनिया में जो है वो मोस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पर यूनिट ऑफ जीडीपी वो लोएस्ट है। इसका क्या मतलब है कि हम जो है वो मोस्ट वाटर इंटेंसिव कंट्री हैं, मोस्ट वाटर इंटेंसिव कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये आप लोग ज्वाइन करवा रहे हैं जो ये रिक्वेस्टें आ रही हैं साथ साथ? ठीक हो गया। ये हमारा एक ब्रीफ सा जो था सिचुएशनल एनालिसिस था, ठीक हो गया। हमने मैक्सिमम चीज़ें बात कर ली कि क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं, क्या क्या हमारी सिचुएशन है। आप करके तो इश्यूज जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें हम और ज़्यादा इन चीज़ों को कर लेंगे अकोमोडेट, और ज़्यादा आपको फैक्ट्स का पता चल जाएगा, स्टैट्स का पता चल जाएगा साथ साथ। जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 3 मेजर सेक्टर में डिवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स 3 मेजर कौन कौन से होंगे? ए जो होगा वो क्या है कि नॉलेज गैप, बी क्या है हमारे पास, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और सी पे हम बात करेंगे गवर्नेंस इश्यूज पे। अच्छा, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपने पेपर में ट्राई करना होता है कि न्यूट्रल रहें, एक किसी गवर्नमेंट को जो है वो क्रिटिसाइज़ ना करें या अपनी बायसनेस ना शो करें। तो सबसे आसान तरीका जो क्रिटिसिज्म का होता है वो आप उसको गवर्नेंस के नाम से उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो गवर्नेंस इश्यूज पे हम बात करेंगे। अब हम एक एक करके उनको इन्यूमरेट कर लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद जो हम उस पर बात कर लेंगे अलग अलग। सबसे पहले क्या है, मीगर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये नॉलेज गैप में है। उसके अलावा क्या है, फार्मर का नॉलेज गैप, हमारे जो किसान हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके बाद जो है हम बात करें कि यूज़ ऑफ नॉन सर्टिफाइड सीड्स,
उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सर प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और नॉलेज का जो क्या इशू है कि हमारे पास लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ये हमारी जो नॉलेज गैप में जो चीज़ें आती हैं हम उनको इन पे हम बात करेंगे आगे चल के। उसके बाद लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या आता है वो उनमें जो है सबसे पहले इरिगेशन की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारी आउटडेटेड हैं। आउटडेटेड इरिगेशन टेक्निक्स। फिर हम बात करें कि मैकनाइजेशन की, जो कि हमने बात की वो ट्रैक्टर वाली बात आपको बताई। उसके अलावा बाकी और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। और थर्ड हम बात करेंगे स्टोरेज फैसिलिटीज़। हमारा बहुत सारा जो प्रोड्यूस है वो ज़ाया हो जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। गवर्नेंस इश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले फार्मर के पास लैक ऑफ क्रेडिट है, उनके पास कर्जे नहीं होते। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। उसके बाद जो है वो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर जो है, जो कि 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर हमारा इतना एम्फेसिस नहीं है। लाइव स्टॉक सेक्टर एम्फेसिस। और फिर जो है वो सलिनिटी और वाटर लॉगिंग के इश्यूज हैं, उन पर भी बात करेंगे। एंड वाटर लॉगिंग। ठीक हो गया। अभी हम एक एक सबको डिस्कस कर लेते हैं। लिखते जाइएगा साथ साथ। मैं ट्राई करूँगा कि आज ज़रा जल्दी बोलूँ, क्योंकि हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और कम ही टाइम की वजह से कोई चीज़ हमारी रह नहीं जाए। स्पेंडिंग की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो मैंने आपको लिखवाया कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिर्फ 0.1 to 0.63% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी वो यूज़ हो रहा है। और जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, तो हमारे पास अच्छे सीड्स नहीं आएंगे, अच्छी पेस्टिसाइड्स नहीं आएंगी और अच्छी वैरायटीज़ नहीं आएंगी। और उस वजह से ही जो है हमारी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। हमारी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा तो हमारे जो लोग हैं वो सफ़र करेंगे। तो सबसे पहले जो क्या फैक्टर है जो कि नॉलेज गैप में आता है वो ये कि हमारे पास जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम बहुत कम जो है वो खर्च करते हैं। दूसरी हम बात करेंगे फार्मर के नॉलेज गैप की, तो ये बड़ा फैक्ट है, बड़े इट गोज़ विदाउट सेइंग है कि हमारा जो जो जनरली जो कम इलिटरेट लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर को ज्वाइन करते हैं, उसके प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। और उसी वजह से क्या होता है कि एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो यील्ड गैप है जो प्रोड्यूस हर साल होती है, उसका जो गैप है किस में, एक जो एवरेज एक गांव का है फार्मर उसमें, और एक जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जिसने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह को इस्तेमाल किया हुआ है, बड़े फार्मर्स होते हैं, उनमें जो है वो यील्ड का 40% गैप है। मतलब एक अगर जो है वो 60 मन कोई चीज़ ले रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो एक एवरेज फार्मर होगा वो 60, एक 100 प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा 60 प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो उसके अलावा जो एक और रिसर्च के मुताबिक जो रिसर्च स्टेशन होते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने लगाए होते हैं, उनमें और एक एवरेज फार्मर में जो है वो फिर यील्ड का गैप 40 to 80% चला जाता है। मगर इसका मतलब ये है कि एक जो रिसर्च फैसिलिटी है वो अगर 100 किसी भी क्रॉप से 100 टन 100 मन की कोई भी क्रॉप ले रही है, उसकी प्रोड्यूस ले रही है, तो जो एक एवरेज फार्मर होगा वो उससे 20 to 40 जो है वो मन प्रोड्यूस ले रहा होगा। तो जो नॉलेज गैप है वो बहुत प्रोमिनेंट है और उससे हमारी जो यील्ड है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। फिर यूज़ ऑफ नॉन सर्टिफाइड सीड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ नॉन सर्टिफाइड सीड्स का क्या मतलब है? अच्छा, आप साथ साथ लिख रहे हैं, मैं इसको इतना साफ इसलिए नहीं लिख सकूँगा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं और एक छोटे से पेज पे लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आप साथ साथ ट्राई करें कि जितना पॉसिबल हो सके नोट्स बनाते रहें। यूज़ ऑफ नॉन सर्टिफाइड सीड्स का मतलब ये है कि हमारी जो अगली फसल क्रॉप करने के लिए, या जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जिस बीज से आप वो फसल उगाना चाह रहे हैं वो अच्छा बीज हो, वो ऐसी वैरायटी हो जो कम पानी इस्तेमाल करे, जो पेस्ट होते हैं, लोकल्स होते हैं, उनके जो अटैक्स हैं उनको सह सके। उसके अलावा जिसको कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो, और जो हार्श वेदर है उसको बर्दाश्त कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी हमारे पास, तो हमारे पास अच्छे सीड्स नहीं होंगे, नॉन सर्टिफाइड सीड्स होंगे, और उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी। तो उसके लिए 2017 टू 18 में एक जो है वो रिसर्च के मुताबिक एक एस्टिमेट किया गया, उसमें था कि हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट है सीड्स की और जो एक्चुअल सर्टिफाइड सीड्स सप्लाई हो रहे हैं मार्केट में, उनमें 66% का गैप है। मतलब ये कि अगर हमारी जो 100 किलो की अगर रिक्वायरमेंट है सीड्स की, तो मार्केट में जो है वो सिर्फ 33-34 सीड्स अवेलेबल हैं। 66 जो केजी सीड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है सर्टिफाइड सीड। और उससे क्या होता है कि फिर किसानों को जो है लो क्वालिटी ट्रेडिशनली ऑब्टेन्ड जो सीड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, और उससे क्या होता है आपकी प्रोडक्शन और यील्ड भी कम होती है। ये बात होगी जी हमारे सर्टिफाइड सीड में। फिर उसके बाद इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सुन के थोड़ा सा झटका भी लगेगा कि हम हमेशा रोते हैं कि हमारी खादें और हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारी मतलब जो इनपुट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन उससे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास अवेलेबल होता है हम उसको भी बड़ा इम्प्रॉपरली यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं कि हम अन्यवाह यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके लिए एक स्टैट जो है वो रिसर्च के मुताबिक कि हाँ हमारी जो 1 हेक्टर की जो एवरेज फर्टिलाइज़र की कंजप्शन है वो 133 kg है, 133, और जो दुनिया की एवरेज है वो 94 kg पर हेक्टर है। मतलब दुनिया जो है वो 1 हेक्टर के लिए 94 kg का फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही है, और हम जो है वो हमें पता नहीं है उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह यूटिलाइज़ करना है, कितनी अमाउंट में किस वक्त देना है, क्योंकि हमारे फार्मर के पास नॉलेज गैप है। उस वजह से क्या होता है कि हम जो है वो अन्यवाह फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। उससे हमारी एक दो दो उससे फैक्टर पड़ते हैं। एक तो हमारी जो इनपुट जो है वो प्राइस बढ़ती जाती है फसल प्रोड्यूस करने के लिए, जो है वो ज़्यादा किसान को खर्चा करना पड़ता है, और दूसरा उसका नुकसान ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। जितना ज़्यादा उस पर केमिकल यूज़ करते जाएंगे तो उसकी जो नेचुरल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है सॉइल की वो कम होती जाएगी। तो ये डबल एज सॉर्ड है। तीसरी बात करें लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। कोई बोल रहा है? पाकिस्तान की आपने बताई थी पर हेक्टर कंजप्शन जो है ये यूरिया पर हेक्टर कंजप्शन जो है वो 133 है, और ये जितने क्वेश्चन आपको नहीं समझ आते हैं काइंडली एंड पे पूछ लें। 133 पाकिस्तान की है, 133 kg पर हेक्टर, और दुनिया की एवरेज 94 है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात करें, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ये 133 हमारी है और दुनिया की एवरेज 94 है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की क्रॉप की बात करें तो ये मैंने बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस किया है पहले भी, और दोबारा से जो है वो आपको बता देता हूँ कि हमारी 4 मेजर क्रॉप्स हैं। मेजर क्रॉप्स वो हमारा 63% ऑफ एरिया पे हमने उसको काश्त किया हुआ है 63%, और वो हमारा 80% जो है वो वाटर कंज्यूम करती हैं, और हमारे जीटीपी में सिर्फ वो लेस देन 5%, ऑलमोस्ट 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो हमें क्या करना है, अपनी क्लाइमेट और जो लैंड जोग्राफीज़ हैं उनके मुताबिक जो है अपनी क्रॉप्स जो है उनको डाइवर्सिफाई करना है। और इस पे जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए जोन्स बनाए हैं, उस पर रिसर्च की है, उसके मुताबिक कौन से एरिया जो है वो कौन सी फसल के लिए ज़्यादा मौजू है, और वो फसल अगर वहाँ का उस स्पेसिफिक एरिया में काश्त करें तो वहाँ से जो है उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा उससे हमें
क्रॉप मिलेगी और उस पे जो इनपुट या उस पे जो अखराजात होते हैं वो भी कम होंगे। तो हमें अपनी क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर हम आगे बात करें, ये हमारा जो नॉलेज गैप था हमारा, उस पर हमने बात की, लेकिन ये मैं पेज नया निकालता हूँ, ये बड़ा गड़बड़ हो गया। भी हम बात करेंगे लैक ऑफ मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इस पे मैंने बात की कि हमें कौन कौन सी जो है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो आउटडेटेड इरिगेशन टेक्निक की बात की। तो आउटडेटेड इरिगेशन टेक्निक जो है वो हमने पिछले वाटर में भी जिक्र किया था कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी भी जो है वो फ्लड इरिगेशन पे कायम है। अभी भी हम फ्लड इरिगेशन से करते हैं, अपनी फसलों को पानी देते हैं फ्लड इरिगेशन, और उससे क्या होता है कि हमारा पानी जो है वो ज़ाया होता है। जितना हमारा एक फसल को रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा उसे लग जाता है। तो जब ज़्यादा लगेगा, एक तो उससे प्रोडक्शन जो है वो कम भी होगी, क्योंकि एक ऑप्टिमम पानी की वैल्यू उससे ज़्यादा आप उसे दे रहे हैं, और दूसरा जो है वो पानी भी ज़ाया होगा। तो हमें मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उनको अडॉप्ट करना है। सेकेंड जो है फैक्टर वो कौन सा है कि हमारी मैकेनाइजेशन नहीं है। मैकेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम अभी तक जो है वो ओल्ड तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर और जो बाकी जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेवलर होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो दुनिया यूज़ कर रही है, हम उन्हें नहीं यूज़ कर रहे। तो मैकेनाइजेशन जो है उसकी ज़रूरत है हमें। और मैकेनाइजेशन में जो है वो मैंने आपको ट्रैक्टर की स्टैट्स बताए थे हमारे इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 6,12,000 और अराउंड जो है 0.09 हॉर्स पावर पर हेक्टर जो है वो हमारे पास इसकी पेनिट्रेशन है, इसकी ट्रैक्टर की या मैकेनाइजेशन के जितने भी टूल्स हैं। और जो दुनिया में है वो एवरेज जो है वो 1.4 हॉर्स पावर है, या जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो 1.4 है। तो हम उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ की है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ में क्या है कि हम जो है हमारे पास को फसल प्रोड्यूस करने के जो हैं वो हो जाती है, हम प्रोड्यूस कर लेते हैं जितनी भी हो, लेकिन उससे फिर आगे उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटीज़ हमारे मार्केट में नहीं है। उससे क्या होता है कि 1/3 जो है अपनी जो भी क्रॉप का प्रोड्यूस है वो ज़ाया हो जाता है। 1/3 ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो आपको शायद पता हो कि दुनिया में पाकिस्तान जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। लेकिन प्रॉपर उसके लिए कोई हमारे पास उसको प्रोसेस करने की फैसिलिटीज़ नहीं है। पैकेजिंग वाला मिल्क जो है उसकी कल्चर कम है, तो उससे क्या होता है कि 1/5 जो है वो हमारा ज़ाया हो जाता है उसका मिल्क का। तो इस तरह जो है वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे पास ना होने की वजह से हमारी बहुत सारी प्रोड्यूस ज़ाया हो जाती है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसे मैं चौथे पे लेके जाता हूँ कि हमारी जो लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, इसका मतलब ये कि हम जो गंदम है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन उससे अच्छा मैदा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर हम जो है वो मिल्क कर सकते हैं, मिल्क जो हमारे पास प्रोडक्शन है, तो लेकिन हम उससे जो है अच्छा जो है वो पाउडर मिल्क या मिल्क की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको चॉकलेट्स कर लो, जितनी भी मिल्क से जितनी भी जो जो जिससे वैल्यू ऐड होती है उसकी एक रॉ प्रोडक्ट में, तो वो हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह चावल में जितनी भी हमारी प्रोड्यूस हैं, तो हमारे पास जो हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। उनको जो है वो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए ऑब्वियसली हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए होती है, इंडस्ट्री चाहिए होती है, जो कि हमारे कंट्री में बहुत कम है। ये जी थी हमारे फैक्टर जो है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन के। तो इससे आगे हम
अगला फैक्टर वो हम गवर्नेंस इश्यूज पे बात करेंगे। गवर्नेंस इश्यूज में जो सबसे पहला इशू है वो क्या है कि लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि किसानों के पास जो है अपने फसल को, अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है। अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो अच्छी जो है वो खाद और अच्छी पेस्टिसाइड, अच्छे बीज नहीं खरीद सकेंगे। अच्छे बीज, अच्छी अच्छी इनपुट नहीं होगी तो अच्छी आउटपुट भी नहीं होगी, और उससे जो है वो हमारी प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास जो किसानों के पास जो है वो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। बहुत कम होता है कि उन्हें कर्जे की शक्ल में कुछ ना कुछ उन्हें अमाउंट मिले। फिर दूसरी जो है ये डबल एज स्वॉर्ड उस तरह से कि एक तो लेस प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस हमारी कम निकलती है हर साल क्रेडिट फैसिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि इनपुट सही तरह से किसान नहीं दे पाता है। दूसरा उसका क्या फ़र्क पड़ता है कि मैकेनाइजेशन नहीं अचीव हो सकती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं खरीद सकता है। एक गवर्नमेंट जो है वो उसको अपने इनपुट के लिए पैसे नहीं दे रही है कि वो सिर्फ अपनी फसल को प्रोड्यूस करने के लिए खाद, पेस्टिसाइड्स, बीज अच्छे खरीद सके। तो उसको जो टूल्स, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टूल्स जो होंगे उनके लिए तो कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जब तक अच्छे टूल्स नहीं आएंगे, अच्छी इनपुट नहीं आएगी, अच्छी क्रॉप नहीं होगी, अच्छी क्रॉप जो है वो नहीं होगी तो हमारा एग्रीकल्चर सफ़र करेगा, हमारी फूड इनसिक्योरिटी होगी। तो यही फैक्टर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हमारे किसानों को कर्जे नहीं दे पाती है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारा बहुत कम लेस एम्फसिस है, लेस एम्फसिस ऑन लाइफ स्टॉक सेक्टर। जब भी हम बात करें एग्रीकल्चर की बात होती है तो बहुत कम होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लाइफ स्टॉक पे भी बात करे। हमेशा सब्सिडीज़ का जिक्र होता है वो जो एग्रीकल्चर की जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी इनपुट प्राइसेस पे, फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड्स पे, बीज पे, लेकिन लाइफ स्टॉक पे कभी बात नहीं होती। और उसकी रीज़न उसका हमारे पास जो है वो आई ओपनिंग स्टैट्स ये हैं कि 60.5% जो है वो जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी वो लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा हमारे पास इतना पोटेंशियल है, इतना एक्सपोर्ट अर्निंग की चांसेस हैं कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि चाइना जो है वो 48 बिलियन यूएस डॉलर की सिर्फ मीट इंपोर्ट करता है। तो अगर हम अपने लाइफ स्टॉक सेक्टर को सही तरह से जो है वो उस पर ध्यान दें और उससे क्या होगा कि हम जो है वो बहुत सारी एक्सपोर्ट अर्निंग को कमाने के काबिल हो जाएंगे। हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर पे बहुत कम एम्फेसिस है। थर्ड बात करें सलिनिटी और वाटर लॉगिंग की, का हमारे बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो सलिनिटी और वाटर लॉगिंग की वजह से कल्टीवेट सही तरह हो नहीं पाते हैं, और उस वजह से जो है वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। तो ये बातें थी जी फैक्टर्स की। उसके बाद हम क्विकली, चूँकि टाइम बहुत आगे 1:49 हो गए हैं, तो क्विकली हम अगली बात पे चले जाएंगे। चैलेंजेस क्या हैं जो इससे हम फेस करने जा रहे हैं, तो उन चैलेंजेस की बात करें। चैलेंजेस की बात करें, उन चैलेंजेस में वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ, हमने आपको बताया पहले ही लेक्चर में बात की कि किस तरह से जो है वो एक टिकिंग बॉम्ब जो है वो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा हमारी, क्योंकि हम इतनी बढ़ती आबादी को जो है एक तो खा पिला नहीं सकते हैं, उनके लिए उतनी हम इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा है नहीं है जितनी हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। और उसी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो नेट इम्पोर्टर ऑफ ग्रेन्स हो गया है। पहले जो कभी जो है वो पाकिस्तान जो है वो वीट एक्सपोर्ट किया करता था, हमारा जो है वो शुगर जो है वो एक्सपोर्ट किया करता था, अब नेट इंपोर्टर हो गया। लास्ट ईयर हमने इंपोर्ट की शुगर भी और वीट भी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए। सेकंड हम बात करें
क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमारी एग्रीकल्चर को ड्रास्टिकली इम्पैक्ट कर रहा है और करने वाला है वो इस तरह से कि उसने जो हमारा रिवर के फ्लो पैटर्न्स को चेंज करेगा, हमारे जो इन्वायरमेंट, हमारे सीज़न की जो वेरिएबिलिटी है उसको चेंज कर देगा। मतलब मैं यहाँ बात करूँ वाटर को, वाटर फ्लोज उनको वेरी करेगा, क्योंकि हमारी जो प्रेसिपिटेशन की इनवेरिएबिलिटी हो जाएगी। वाटर रेनफॉल की बात कर रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी वेरिएशन, चलो स्पेलिंग को इग्नोर करें। उसके बाद जो है वाटर फ्लोज के बाद हम बात करें कि और क्लाइमेट चेंज हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनको, वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स वो जो राइजिंग टेम्परेचर है उसके साथ कोप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इस तरह करके क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारा एक बड़ा मेजर चैलेंज होने वाला है। और उसकी एक बड़ी एग्जांपल जो है वो 2019-20 की जो वीट क्रॉप थी, उसमें हुआ कि जब एक एक्सेसिव रेनफॉल हुई, रेनफॉल इन क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग क्या होता है, सोइंग नहीं, फसल काटने को, खैर जो भी है, जब आप फसल काट रहे होते हैं तो उस वक्त फसल जब काटने के करीब थी तो उस वक्त एक्सेसिव रेनफॉल्स हुई और उससे जो है वो प्रोड्यूस कम हुई और उस वजह से हमारा वीट क्राइसिस जो हुआ उसमें एक फैक्टर जो था वो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, या जो एक्सेसिव रेनफॉल्स हुई थी वो था। क्लाइमेट चेंज के बाद फिर हम बात करें हमारा जो बड़ा मेजर चैलेंज वो फूड इनसिक्योरिटी का। फूड इनसिक्योरिटी पे मैंने कहा मैं बात करूँगा। फूड इनसिक्योरिटी पे बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे जो 44%, एक मिनट लेट मी कंफर्म के कितने परसेंट हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं हमारे जो बच्चे हैं। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक जो है वो हमारे 44% ऑफ बच्चे, चिल्ड्रन जो हैं 44% वो स्टंटेड हैं और 33% अंडर वेट हैं। और इन्हीं की वजह से जो है वो, और अनदर 33% जो है उनके पास आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी, अच्छा मैं इसको ना फूड कर लेते हैं, फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी पे बात की जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे 44% जो है वो चिल्ड्रन वो स्टंटेड, 33% जो है वो अंडर वेट हैं, 33% जो हैं वो आयरन डेफिशिएंट है। और ये सारे किससे इन सब का ताल्लुक है, आपकी फूड से। आप अपनी बच्चों को उतनी खुराक दे ही नहीं पा रहे हैं कि वो ठीक तरह से ग्रो कर सकें, उनका माइंड उस तरह से ग्रो कर सके और वो दुनिया के साथ compete कर सकें। तो एक तो आपकी प्रोडक्शन वैसे ही दुनिया से बहुत कम है, आप बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी अपने बच्चों को ठीक तरह से खिला पिला नहीं रहे, क्योंकि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो फूड इनसिक्योरिटी के जो है वो तीन मेजर फैक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है अवेलेबिलिटी, सेकंड होता है अफोर्डेबिलिटी और थर्ड होती है न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू भी कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी भी कहते हैं उसे। मैं उसे जो है ना सबको मिला के क्वालिटी का फैक्टर लिख लेता हूँ। क्वालिटी में वैसे वो आती हैं चीज़ें कि उसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू क्या है, उसके अलावा उसमें कितनी ज़्यादा देर के लिए सस्टेनेबिलिटी वो आपके पास, मतलब एक टाइम पे अवेलेबल है तो क्या अगले टाइम के लिए भी अवेलेबल है या नहीं सस्टेनेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमारा, हमने बात की कि सबसे पहले तो हम नेट इंपोर्टर हो गए हैं अपने ग्रेन के,
पहले जो कभी एक्सपोर्टर हुआ करते थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अफोर्ड करना भी हमारी पॉपुलेशन के लिए महंगा होता जा रहा है। क्यों महंगा होता जा रहा है कि हमारी जो हमारी इन्फ्लेशन होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक फूड इन्फ्लेशन होती है और एक उसे कोर शायद कहते हैं, या अदर कर लो, अदर इन्फ्लेशन। उन दोनों को मिला के कंज्यूमर प्राइस CPI बनता है। तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो हमारी किसी टाइम पे जो वो है वो अराउंड 15 मोर देन 15% तक भी जाती रही है। तो जब इतनी ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन होगी, इतना ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो फिर लोगों को जो है वो उसको अफोर्ड करना भी मुश्किल होता जाएगा। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी की मैंने पहले जो है वो बेटर सीड्स और उनमें जिक्र किया कि हम अच्छी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उसकी हमारी अच्छी जो है वो इनपुट नहीं है, हमारे अच्छे सीड्स नहीं हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं खर्च करते हैं, तो हमारी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो उस वजह से जो है इस सब का फैक्टर क्वालिटी में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो है वो हमारा हम अपनी फीड नहीं कर पाते हैं अपनी पॉपुलेशन को, और दूसरा जो है वो हम compete नहीं कर पाते हैं दुनिया के साथ। दुनिया के साथ compete हमारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी दुनिया में जो बाकी लोगों की प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनसे भी compete नहीं कर पाएगी। जैसा कि बासमती राइस का पिछले दिनों केस चलता रहा है इंडिया के साथ, तो हमारी अच्छी प्रोडक्ट है, वो दुनिया में compete करती है, लेकिन वो बाकी जो बहुत सारी हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स दुनिया में compete नहीं कर पाती हैं, लोगों को और जगह से अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से हमें इस पे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, चैलेंजेस पे थे, दरमियान में फूड सिक्योरिटी पे बात शुरू हो गई, तो उन चैलेंजेस में एक दो चैलेंजेस पे और बात करेंगे हम। वो कौन कौन से हैं, एक मिनट। हाँ, यस, चैलेंजेस में दोबारा से एक और बात। सिर्फ फ्रूट की बात नहीं कर रहे हम जी, सिर्फ फ्रूट जो है उसकी बात ही नहीं की वो हमने। भी फ्रूट की बात भी कर लेते हैं। वैसे फ्रूट की बात जो है वो ये सारी चीज़ें मैंने किसी भी एक सिर्फ उन 4 क्रॉप्स के अलावा मैंने किसी में ये बात नहीं की कि मैं किसी क्रॉप की या फ्रूट की बात करूँ। ये सारे फैक्टर सब में आते हैं, हमारे फ्रूट पे भी आते हैं। और दूसरा, फ्रूट का जो मेजर फैक्टर है जो हमें हिंडर करता है, वो मैंने स्टोरेज फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में बताया शायद, या नहीं बताया, कि हमारी 1/3 जो है वो स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, उन्हें पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। मैं इधर ही लिख देता हूँ। मतलब वो प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे अगर राइस होगा या जो गंदम होगी, तो वो हम कुछ देर के लिए किसी भी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर जो फ्रूट है या जो सब्जियां हैं वो 1-2 दिन में ही वो पेरिश हो जाएंगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो उन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का नेटवर्क का ना होने की वजह से हमारा बहुत सारा ज़्यादा होता है। तो ये हमने पहले बात की। खैर, चैलेंजेस पे बात आए तो सबसे पहले हमने जो है पॉपुलेशन की बात की, पॉपुलेशन। उसके बाद फिर हमने जो है वो क्लाइमेट चेंज पे बात की। उसके बाद जो है हमने फिर फूड सिक्योरिटी की बात की। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर क्राइसिस पे। क्या आपको पता है कि जैसे जैसे जो है वो हमारा क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो हमारे वाटर के रिसोर्सेज पे इम्पेक्ट होना है, कभी फ्लड आने हैं, कभी ड्रॉट आना है, बहुत सारे जो एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे, तो हमारे पास जो है वो पानी उतना अवेलेबल नहीं होगा जितना रिक्वायर्ड होगा, तो उससे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर सफ़र करेगा। फिर जो है एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी अराउंड जो 70% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग है वो एग्रीकल्चर की जो मेजर प्रोडक्ट्स होती हैं, लेदर, टेक्सटाइल, राइस एट्सेट्रा, 70% ऑफ हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग इधर से आती है। तो जब हम हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एक स्टेगनेट है, वो बढ़ नहीं रही है, हमारे
जो क्राइसिस, वाटर क्लाइमेट क्राइसिस और पॉपुलेशन क्राइसिस, ये सारे जो हमारे पे लूमेंगे हैं, हम पे आ रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली जो है हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग जो है वो सफ़र करेंगी, एक्सपोर्ट अर्निंग सफ़र करेंगी, तो हमारी इकॉनमी सफ़र करेगी। ठीक हो गया। ये मेजर चैलेंजेस थे जिन पे हमने बात की। उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, वे फॉरवर्ड पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इश्यूज से जो है वो वे फॉरवर्ड पे बात करना आसान होता है। इस पे बात करते हैं जल्दी से। वे फॉरवर्ड में जो है वो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो, अच्छा, वे फॉरवर्ड जो होता है ना वो बड़ा आसान होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जब इश्यूज होते हैं, इश्यूज को ही आगे हमने उसकी सजेशन देना होती हैं। जैसे कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा फार्मर को हमने बेटर एक्सेस देनी है इनपुट्स के लिए, बेटर एक्सेस टू मार्केट्स फॉर इनपुट्स। इनपुट्स कौन सी होती हैं आपको पता है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स। एंड आउटपुट के लिए भी मार्केट की एक्सेस देना ज़रूरी है। मतलब आपके पास स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो मार्केट को एक्सेस भी कर सकेगा अपनी आउटपुट के लिए। उसके अलावा हमने क्या करना है कि हमने क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ कर्जे देने हैं हमने। उसके अलावा जो है वो हमने बात करनी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लेक्चर, हमारे जो फार्मर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज गैप है। नॉलेज गैप से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर, उस चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, तहसील लेवल पे, विलेज यूनियन काउंसिल लेवल पे वोकेशनल सेंटर्स बनाने हैं। वोकेशनल सेंटर से जो है वो एक नॉलेज होगा, और दूसरा हम ट्राई करेंगे कि उससे जो है वो जो इनपुट्स हैं, या स्पेशली जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं उनकी प्रोविज़न जो है वो बनाई जा सके। फिर हम बात करें कि वाटर मैनेजमेंट वो प्रोफेशनल करनी है, प्रोफेशनल वाटर मैनेजमेंट करनी है हमने। एंड यूज़ ऑफ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम कौन से हैं? उसके लिए जो है हमने, किधर गया भाई, किधर गया, उसके लिए हमारा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, इनको अपने एग्रीकल्चर हमने लोगों तक पहुंचाना है। उसके अलावा जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी है। वो हमने बात की पहले कि किस तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सिर्फ चंद एक क्रॉप्स में स्टक है। उस वजह से क्या होता है कि जो मेजर जो है वो एरिया भी पे वही फसलें प्रोड्यूस होती हैं, पानी भी ज़्यादा वही ले जाती हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत कम करती हैं वो। और इसलिए जो है वो हमें क्या करना है कि हमने अपने इसको डाइवर्सिफाई करना है अपने क्रॉप को। और अच्छा, एक टर्म यूज़ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायबल क्लस्टर्स। इसका मतलब क्या है वायबल क्लस्टर्स? ये जो है ये जापान में जो है इसकी इसकी ये टेक्निक यूज़ होती है, और इंडिया में भी श्रीलंका में भी यूज़ होती है। जापान में क्या होता है कि वन विलेज वन प्रोडक्ट कहते हैं इसे।
वन विलेज वन प्रोडक्ट, मतलब जो एक गांव होगा वो सिर्फ एक ही किस्म की फसल प्रोड्यूस करेगा। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के लिए आसानी होगी कि उस जो स्पेसिफिक प्रोड्यूस किसी भी एक ख़ास एरिया से बन रही है उसके लिए वहाँ पे कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाए, उसके लिए वहाँ से कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए, कुछ भी बनाए, तो उस तरह करके वो गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाता है। तो हमने एक वाइबल आइडेंटिफिकेशन करनी है क्लस्टर्स को, मतलब जैसा कि हमने बात की कि कौन से एरिया जो हैं वो कौन सी फसल के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, वहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक ही फसल प्रोड्यूस हो, और उस स्पेसिफिक फसल के लिए फिर वहाँ पे जो है वो ये स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जितने फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और उससे क्या होगा कि हमारे लिए वो वेस्टेज भी कम हो जाएगी, उसकी प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा फसल प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में जो है वो 14 जोन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये आप कोट कर सकते हैं, वो जोन जो हैं वो आगे आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। फिर ठीक हो गया। अब लाइफ स्टॉक के सेक्टर को जो है उसका पोटेंशियल को हमने टैप करना है, टैपिंग दी पोटेंशियल ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर। क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि हमारे एग्रीकल्चर जो जीडीपी है उसका 60% जो है वो लाइफ स्टॉक से आता है। हमारे पास फिर बिल्कुल हमारे नेबर में जो वो मार्केट है 48 बिलियन यूएस डॉलर की मीट के एक्सपोर्ट करने की है। तो हमारे लिए एक बड़ा पोटेंशियल है लाइफ स्टॉक सेक्टर को ठीक करने का। और हम ये भी आपको बताया कि एक और बड़ी मज़े की बात है कि हम जो है वो आल्दो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दुनिया में मिल्क के, फिर भी 20 बिलियन का 20 मिलियन ऑफ मिल्क जो है वो हर साल हम इंपोर्ट करते हैं, अराउंड 28 मिलियन। तो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है उसको बड़ी ड्रास्टिक लाइंस पे उसको रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है। उससे जो है हमारी प्रोडक्शन बेहतर होगी, उससे हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग भी हो सकती हैं। तो ये जो थी जी हमारी, हमने बात की उस पर वे फॉरवर्ड पे। उसके बाद हम अगले सेक्शन की तरफ जाते हैं और वो हम बात करेंगे वीट क्राइसिस पे। वीट क्राइसिस जो था उसकी हम रीज़न पे बात करेंगे कि वो क्या क्या रीज़न थी। हम एकेडमिक आर्गूमेंट्स पे बात करेंगे, हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की जो कि आपको ट्राई करना होता है क्रिटिकल एनालिसिस के अलावा, कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो पेपर में ना कोट करें जिससे एग्जामिनर को जो है वो थोड़ा सा आपकी इंक्लिनेशन का अंदाज़ा हो। वीट क्राइसिस जो है वो सबसे पहले जो है वो क्यों था, उसकी मेजर रीज़न क्या थी। आपको पता था कि पीटीआई गवर्नमेंट आई, पीटीआई गवर्नमेंट के अगले साल ही जो है वो एक मेजर वीट क्राइसिस आ गया। हमारे जो आटा महंगा होता चला गया और इवन अवेलेबल भी नहीं था कुछ इलाकों में। तो उससे जो है वो उसके क्या क्या फैक्टर थे। सबसे पहले तो शॉर्टफॉल इन प्रोड्यूस था उस साल, शॉर्टफॉल इन द आउटपुट। हमने पहले मैंने अब क्लाइमेट चेंज की जब बात कर रहा था चैलेंजेस में, तो आपको उस वक्त एग्जांपल दी कि जब हमारी फसल जो थी वो बिल्कुल पकने के करीब थी और उस अनयूजुअल सी हैवी रेन्स आई हार्वेस्ट सीज़न में, और हार्वेस्ट सीज़न रेन हुई और उससे जो है वो हमारी जो प्रोडक्शन थी उसका जो टारगेट था वो 27 मिलियन टन था टारगेट था। और हम जो है वो जो आउटपुट आई, हमारी आउटपुट वाज लाइक 25.2 मिलियन टन। उस वजह से अराउंड जो है वो हमारा शॉर्टफॉल था 1.5 मिलियन टन का, जो कि गवर्नमेंट को वो जो है वो इंपोर्ट करना थी। दूसरा फैक्टर जो था, चूँकि हमारे पास प्रोड्यूस कम हुई थी, हार्वेस्ट सीज़न में रेन आ गई, क्लाइमेट चेंज और उन फैक्टर्स की वजह से, तो दूसरा फिर क्या था, गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना थी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनडिसिसिवनेस, इनडिसीज या स्पेलिंग मेरे इग्नोर करने आप लोगों ने,
इन डिसीजन फॉर अलाउइंग इंपोर्ट ऑफ व्हीट। अच्छा, इसका जो है ना असल में हमारा जो गवर्नमेंट है वो बड़े एक ऐसी लाइंस पे जो है वो करती है, फंक्शन करती है, उससे समटाइम्स जो है ना वो डिसीजन करने में वाकई देर हो जाती है। जैसा कि इस ये वाला फैक्टर था। अब इस फैक्टर में क्या हुआ कि जब मार्केट में प्राइस थी 218 टन डॉलर पर टन, वहाँ से जब 278 पे चली गई तो तब हमने उसको इंपोर्ट किया। अच्छा, इंपोर्ट करना या हमारे पास प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए होता है, प्रोविंसेस से इनपुट चाहिए होती है कि हर प्रोविंस की कितनी इनपुट हुई है, कितनी उनके पास एक्सेस है या कितनी उनकी डिमांड है। तो जब वो सारा डाटा फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है तो उसके बाद वो जो है वो डिसाइड करती है कि उसको कितनी ज़रूरत है इंपोर्ट करने की और कितनी एक्सपोर्ट करने की। तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि उन सारी चीज़ों को, चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अब एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट की वजह से जो है अब जो समटाइम्स अगर कोई प्रोविंस जो है वो अपना डाटा भेजने में देर करता है तो ऑब्वियसली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी थोड़ी देर करेगी, और उस वजह से और वही हुआ हमारे वीट क्राइसिस में कि जो टाइमली डिसीजन लेना चाहिए था हमारा वीट को इंपोर्ट करने का, वो ना हो सका, और उस वजह से जो है वो उसकी हमें महंगी पर जो इंपोर्ट करना पड़ी, महंगी भी इंपोर्ट करना पड़ी, और दूसरा जो है वो हमारी मार्केट में थोड़ी लेट पहुंची। मार्केट में तो सप्लाई डिमांड का प्रिंसिपल होता है। कोई चीज़ जो है वो उसकी अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो उसकी कम हो जाएगी प्राइस। तो यही हुआ, अगर एक तो हमने लेट उसको मंगवाया, उससे जो है वो मार्केट की जो सप्लाई डिमांड की जो एक साइकिल था वो मुतासर हुआ सप्लाई डिमांड का, और दूसरा जो है वो हमने महंगी चीज़ें महंगी इंपोर्ट की। थर्ड बात करें स्मगलिंग और होर्डिंग की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्मगलिंग एंड होर्डिंग का, कि हमारा जो मिडल मैन होते हैं, हमारे जो किसान हैं, वो अपनी प्रोड्यूस बेच देते हैं। वीट का सीज़न है, उन्होंने जो उनकी प्रोड्यूस हुई वो एक उन्होंने बेच दी। उसके बाद क्या हुआ कि वो पहुंच गए मिडल मैन के पास, मिडल मैन ने उसे स्टोर कर लिया, होल्ड कर लिया। गवर्नमेंट के स्टोर्स या ऐसी ऐसी चीज़ों तक वो ना पहुंची जहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉपर अंदाज़ा हो सकता कि उनके पास कितनी है। तो उससे उस स्मगलिंग और होर्डिंग से भी ऑब्वियसली वही मार्केट का सप्लाई और डिमांड का प्रिंसिपल है कि अगर मार्केट में सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा जो है, चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि एक्सपोर्ट भी होती रही, एक्सपोर्ट ऑफ वीट। हुआ ये कि जो जो वीट और एक ये हमारा थोड़ा स्ट्रक्चरल इशू है कि मीट की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वीट की जो प्रोडक्ट्स हैं, गंदम की बात कर रहा हूँ, वीट मीट नहीं, वीट की जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मैदा और सूजी, उन सब का जो एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है उसमें एक ही कोड होता है, एक ही कोड पे होते हैं। तो समटाइम्स एफपीआर को या कस्टम ऑफिशियल्स को ये डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये मैदा जा रहा है, सूजी जा रही है या वीट जा रही है। तो उस वजह से समटाइम्स ब्लैक मार्केट में भी एक्सपोर्ट हो जाती। तो उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बड़ा लेट इस पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाया। तो ये 3-4 फैक्टर्स थे जो वीट क्राइसिस में बहुत प्रोमिनेंट थे, उस वजह से वीट क्राइसिस आया। आप होंगे तो आप लिखते जाएंगे, हम एंड पे उनको डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद जो है वो शुगर सेक्टर की हम बात करें, शुगर सेक्टर जो है ना वो भी पाकिस्तान का बड़ा अजीब सा है, और वो भी आपको अभी मैं बताऊंगा तो आपको मज़ा आएगा। पहली बात तो ये कि हमारे जो रीजनल एवरेज है शुगर केन की प्रोडक्शन की, वो रीजनल से 20-30% कम है। पहली बात तो ये कि हमारी जो है उनसे प्रोडक्शन कम है। दूसरी बात ये कि जो हम शुगर की वैरायटीज़ यूज़ करते हैं, वैरायटीज़ ऑफ शुगर केन, वैरायटीज़ ऑफ शुगर केन जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वो जो सारी बातें आपको मैंने पहले बताई हैं, उस वजह से क्या होता है हमारे पास अच्छी वैरायटीज़ नहीं है।
और अगर जो रिसर्च स्टेशन होते हैं डिफरेंट शुगर मिल्स के या ऐसे लोगों के अगर उनके पास हैं भी तो वो किसानों तक नहीं पहुंचती हैं, और उससे क्या होता है कि जो हमारा इससे जो सुक्रोज लेवल है, सुक्रोज जिससे मतलब चीनी बनती है, सुक्रोज रिकवरी रेट जो है वो 15 to 20% कम है। ठीक हो गया। एक तो हम जो है वो अपनी जो क्रॉप होती है उसकी प्रोडक्शन हमारी 20 to 30% कम है, और फिर जो हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसमें भी जो सुक्रोज रिकवरी रेट है वो बहुत कम है, 15 to 20% है। तो हमारा मतलब हम इस तरह से जो है वो हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी नहीं होती है। फिर हमारा जो शुगर है वो आपको पता है शुगर केन वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ज़्यादा पानी यूज़ करता है, मोर वाटर एंड लार्जर टाइम के लिए जो है वो ज़मीन पे खड़ा रहता है, उसको उगाना पड़ता है। तो वो एक ये भी है, इसका एक फैक्टर है उसमें हमारे एनर्जी शुगर सेक्टर में। उसके अलावा हमारी जो है वो यस, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कार्टलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। कार्टलाइजेशन का मतलब ये कि हमारी जो शुगर मिल्स हैं उनकी मोनोपली है शुगर मिल ऑनर की। जैसा कि आपको पता है जो पिछला शुगर क्राइसिस चलता रहा उसमें जो मेजर फैक्टर था वो शुगर मिल ऑनर्स जो थे उनकी कार्टलाइजेशन थी। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से रेट ही लगाने थे, उन्होंने मर्ज़ी से अपनी जो इसे मिल जोनिक सिस्टम कहते हैं, हर मिल जो होती है उसका एक स्पेसिफिक जोन होता है जिसके अंदर से वो प्रोड्यूस अपनी कलेक्ट करती है। तो उस वजह से उस कार्टलाइजेशन की वजह से जो है वो फिर हमारी फूड शुगर का क्राइसिस हुआ। उसमें होर्डिंग भी आती है, तो इसका शुगर क्राइसिस का एक और मेजर जिस चीज़ से लिंक किया जाता है वो कॉटन है कि इस जो है शुगर के होने की वजह से शुगर के बहुत ज़्यादा, एक तो शुगर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करती है, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि हम जो दुनिया से महंगी चीनी बनाते हैं, कॉस्टली चीनी बनाते हैं हम, और दूसरा उससे जो है वो कॉटन की प्रोड्यूस पे फर्क पड़ता है। तो ये थी जी हमारे शुगर की बात की हमने। उसके बाद हमारा क्या था, हमने क्या बात करनी है। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं सीपैक एंड एग्रीकल्चर। अब सीपैक में क्या है कि सीपैक का जो फ़ेज़ 2 है, मैं आगे सीपैक के लेक्चर में आपको ये बताऊंगा अभी। ये जो सीपैक का फ़ेज़ टू है उनमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एग्रीकल्चर है। आजकल आपको पता होगा कि आजकल हमारा जो सीपैक है उसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। हमारी जो मेजर चीज़ें हैं उन फ़ेज़ 2 पे अब काम होना है, और उनमें एक एग्रीकल्चर में फ़ेज़ 2 में हम क्या क्या सीपैक के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हों या गवर्नमेंट ट्राई करेगी, वो होगी कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन का जितना भी सिस्टम है उसको रेवोल्यूशनाइज करे। उसके अलावा मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ होंगी। गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की वजह से मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन और हमने बात की स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो गवर्नमेंट जो है उनके वो उसी पैक में ट्राई करेगी कि वो चाइनीज़ की जो कॉपरेशन है उनकी मदद से जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे वो आएँ। उसके अलावा मॉडर्न टेक्निक्स इन ब्रीडिंग की बात होगी, सीड की बात होगी, मॉडर्न सीड्स आएंगे,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितने भी हैं उस वहाँ की। उसके अलावा जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएंगी। उस पर 17 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स 17 होंगे, उनमें मीट का भी होगा, उनमें वेजिटेबल्स के भी होंगे। डिफरेंट जो हैं डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जगह पे गवर्नमेंट ने प्लान किए हुए हैं। तो ये CPEC जो है वो हमारी एग्रीकल्चर को अगर उस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया तो वो रेवोल्यूशनाइज कर देगा। लास्टली जो है वो हमारे मेरे ख्याल में एक ही चीज़ रह गई है और वो हमारा इंडियन के फार्मर प्रोटेस्ट हैं। तो उन पे बात कर लेते हैं। वो भी 1-2 मिनट में मैं बात करूँगा ताकि इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, थोड़ा सा टाइम होता है। तो इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी सिचुएशन क्या है। तो 1990 से लेकर अब तक जो है वो 3 लाख फार्मर्स जो हैं सुसाइड कर चुके हैं। सिर्फ 2019 में 10,300 लोगों ने सुसाइड किया। फिर एक चूज़ की जाती है स्टैट के अराउंड 2000 पर डे जो है वो फार्मर वहाँ पे क्विट कर देते हैं फार्मिंग को ऑन एवरेज एवरी डे। गवर्नमेंट जो है वो अब हर साल जो है वो 32 बिलियन US डॉलर की सब्सिडीज़ देती है अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 85% जो है वो फार्मर्स उनकी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो लेस देन 5 एकड़ हैं। अब रिफॉर्म्स क्या थी जी? रिफॉर्म्स उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ये जो 32 बिलियन US डॉलर की सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती थी, उन्होंने ट्राई किया कि इसको अपना ख़र्चा बचाते हैं। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ओपन मार्केट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होंगी। पहले होता था कि जो फार्मर्स थे, मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। पहले क्या होता था कि फार्मर्स जो है वो गवर्नमेंट की जो डेजिग्नेटेड मंडीज़ थी मार्केट्स मंडीज़ उनमें बेचता था, वहाँ से आगे ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाता था, कॉरपोरेशंस के पास जाता था। अभी क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि उन्होंने कहा किया कि अभी फार्मर्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो डायरेक्टली जो है वो उसके साथ जो है वो कर सकेंगी। पहला फैक्टर उन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि अभी जो है पहले होर्डिंग और उन पे पाबंदी थी एक ख़ास स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा। तो अभी जो है ऑर्गेनाइजेशंस और इन नए अमेंडमेंट बिल्स के मुताबिक होर्डिंग कर सकेंगी, ग्रेन को स्टोर कर सकेंगी। और तीसरा अच्छा ये वैसे मैं आपको बता रहा था, फैक्टर बताता हूँ कि क्यों जो है वो पहले वाई पीपल वर प्रोटेस्टिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग के उनका जो 85% आपको बताया, 85% ऑफ फार्मर्स जो हैं उनकी लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो लेस देन 5 एकड़ से कम है। तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये कि जो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए फार्मिंग की जाती है, अपनी खुराक पैदा करने के लिए, तो वो वाले करते हैं। तो जब इनके साथ जो है वो या
वो मार्केट में उनकी प्रोड्यूस, पहली बात तो है वो बहुत कम होती है उनको बेचने के लिए, और दूसरी बात ये कि अगर उनके पास कोई होती भी है तो जब एक इतना 5 एकड़ से कम वाला फार्मर होगा उसकी बार्गेनिंग पोजीशन क्या होगी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? बार्गेनिंग पोजीशन ही नहीं होगी। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको इंटिमिडेट कर सकती है, उनको सस्ती चीज़ें खरीद सकती है और उससे जो है वो किसान जो है वो और ज़्यादा गरीब होगा। दूसरा, उसके मुताबिक जो है वो चूँकि होर्डिंग की जा सकती हैं इसमें, तो वो होर्डिंग्स के भी अगेंस्ट थे। फिर जो है वो तीसरी बात, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे अब गंदम जो है वो हर साल मार्केट में जब आती है, जब फसल आने लगती है तो गवर्नमेंट बता देती है कि इसका 1 मन की कीमत जो होगी वो 1500 रुपये होगी, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। तो अभी न्यू रूल्स के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के लिए ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी ये नहीं होगी, 1500 मिनिमम किसान को नहीं मिलेंगे। तो जब एक फसल प्रोड्यूस आएगी, जब बहुत ज़्यादा मार्केट में होगी, जैसे जब प्रोड्यूस आती है गंदम का जो है हर हार्वेस्टिंग सीज़न आता है तो हर तरफ गंदम ही गंदम होती है। तो आपको पता है सप्लाई डिमांड के प्रिंसिपल के मुताबिक जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, उसकी प्राइस कम होगी। सप्लाई अबंडेंट होती है, प्राइस कम होगी, बार्गेनिंग पोजीशन पहले ही कम होगी, क्योंकि जो है वो मेजर जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग बहुत कम है। और उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है किसानों के मुताबिक उन्हें नुकसान होगा और उससे वो और गरीब होते जाएंगे। So that was the reason they were protesting, and that's all about the irrigation agriculture sector. If you have any questions, कोई आपको नहीं समझ आया तो वो पूछें, और हम ट्राई करेंगे कि अगला लेक्चर भी हम साथ ही कर लें आज, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्किल हो गई हैं कवर करना, लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है बताने के लिए। तो अभी आप बता दें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, मैं आपके साथ, हाँ, क्वेश्चंस हाथ खड़ा करेंगे अपने अपने, और फिर मैं आपको बारी बारी बताता जाऊंगा कि किसने क्या क्वेश्चन करना है। अब्दुलरहमान। जी सर, थैंक यू सर। मुझे ये पूछना था, ये जो आपने ऑपरेशनल ट्रैक्टर की वो बताई थी कि पर एकड़ हॉर्स पावर अवेलेबिलिटी हमारी 0.09 है और वर्ल्ड की 1.4 मतलब वो है, वर्ल्ड तो की ये नहीं, क्या हमारी शो कर हमारी रिकॉर्ड जो पावर है ना, या आप कह लें कि दुनिया के साथ ही चल कंपैरिजन कर लें, तो हमारी जो रिकॉर्ड है वो 1.4 हॉर्स पावर पर हेक्टर है, और हम जो वो हमारे पास अवेलेबल है वो पर हेक्टर नहीं, वो 0.09 है। अब्दुलरहमान, आगे आगे क्या क्वेश्चन आप कंप्लीट, मैंने आपको काट दिया, आपने शायद पूरा क्वेश्चन नहीं किया। नहीं सर, यही क्वेश्चन था, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था। हमूद, सर ये मैंने ये पूछना था, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, आपकी आवाज़ बहुत आ रही है सर आवाज़? बेहतर है, अब आ रही है? जी बेहतर है। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये डेयरी एंड लाइफ स्टॉक जो है ये भी मतलब एग्रीकल्चर में ही हम नॉर्मली इंक्लूड करते हैं उसे, या ये एक अलग से वैसे एक होता है? एक मेरा ये बस मैंने ये राइज हुआ था क्वेश्चन। जी मैंने ये आपको बताया था कि ये इसको हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं, और अराउंड जो है वो मैंने बताया कि हमारा एग्रीकल्चर जीडीपी जो एग्रीकल्चर जो हमारा करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो 19.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और 19.5% जो कंट्रीब्यूट करता है उसका जो 60.5% है वो लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये उसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आयशा इफ्तिखार। सर आपने ये शुगर सेक्टर के क्राइसिस में बताया था, मिल जोनिंग सिस्टम और इसका कॉटन के साथ कोई रिलेशन, वो बता दें एक बार। होता है इस तरह से है कि मिल की एक स्पेसिफिक जोनिंग होती है, हर एक जो मिल लगती है उसका एक स्पेसिफिक एरिया में लगती है, और उस स्पेसिफिक एरिया जनरली इस तरह से पहले होता था कि ट्राई किया जाता था कि वो ऐसे एरिया में लगे जो जहाँ पे कॉटन की प्रोड्यूस पहले अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे शुगर को अवॉइड करें, क्योंकि दोनों जो है वो इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स हैं। इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि जनरली जहाँ पे शुगर
और शुगर केन और कॉटन का जो होगा वो आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। तो जो किसान है वो ट्राई करेगा कि वो शुगर केन को लगाए, क्योंकि उसकी जो उन्हें एक अश्योर्ड प्राइस मिलती है हर अगर एक साल के एंड पे इकट्ठे उन्हें पैसे मिल जाएंगे और उनको पता होगा कि ये मिलेगी। लेकिन कॉटन के केस में ऐसा नहीं है। कॉटन में होता है इस तरह से कि एक तो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है उसमें, उनके पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा उनकी जो क्या उसे कहते हैं प्राइस है उसकी प्रोड्यूस की प्राइस है, उसके लिए कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। जैसे शुगर कहना तो हमें पता है, जैसे गवर्नमेंट कर देती है कि मिनिमम 180-90 जो है वो मिलेंगे इस किसान को, लेकिन जो कॉटन है उसके केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मार्केट डिटरमिन करती है। जनरली ऐसा होता है कि मार्केट के जो है वो किसान को उतना अच्छा रेट दे नहीं पाती है। तो ये होती है मिल जोनिंग सिस्टम। कायनात आयशा अपना बस नहीं, अभी किसने क्वेश्चन करना है? कायनात ने क्वेश्चन करना था। कायनात आप क्वेश्चन करने लगे? जी सर। सर आपने शुगर सेक्टर में ना फर्टिलाइजेशन को बताया था, तो काइंडली रिपीट करते। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारी अराउंड 91 हैं शुगर मिल्स हैं। अगर आप ये इसका आपने कंफर्म कर लेना, 90 के राउंड अबाउट हैं शुगर मिल्स हैं, और उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन का मतलब ये उन्होंने मार्केट को इस तरह से डोमिनेट किया हुआ है कि वो खुद ही अपनी गवर्नमेंट को वो बो कर लेती हैं, या गवर्नमेंट को वो मजबूर कर लेती है। गवर्नमेंट उनको कुछ कर नहीं पाती है, अपनी मर्ज़ी से वो जो शुगर की प्राइसेस हैं उनको बढ़ा लेती हैं, कम कर लेते हैं, तो इसे क्वार्टलाइजेशन कहते हैं। वसीम, ये इस डाटा का पूछना था कि अगर हमें ये डाटा साइट करना पड़े तो सोर्स वगैरह। डाटा जनरली मैं ट्राई करता हूँ कि जितना मुझे जहाँ कहीं से भी मिल जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है। जैसे अब एग्रीकल्चर, अगर मैं इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो वो मुझे इंडियन कोई न्यूज़पेपर करना पड़ेंगे। लेकिन जो मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो प्राइमरली जो है वो मेरा ट्राई होती है कि जो इकनॉमिक सर्वे है उसको मैं उससे जितनी चीज़ें मुझे मिल सकें तो उससे करता हूँ। डॉन से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा प्राइमरली मेरे यही 2-3 सोर्सेज होते हैं, बाकी और भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है टॉपिक पे। क्वेश्चन करेंगे नूर। नूर 2 बार नूर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखते हैं इरिगेशन के सिस्टम में, तो एनर्जी का लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या हम सजेशन में उसको लिख सकते हैं कि जो प्राइस राइजिंग है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, और लोड शेडिंग के जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल करके एग्रीकल्चर में भी एक अच्छी रिफॉर्म लाई जा सकती है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसको जो है ना आप थोड़ा सा रीफ्रेज कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट्स को, और उसमें सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने बताया इनपुट प्राइसेस बढ़ती जाएंगी तो किसान को जो है वो उसको मार्केट में रहना मुश्किल हो जाएगा, उसको अपनी प्रोड्यूस मार्केट में compete करना मुश्किल हो जाएगा। तो इनपुट प्राइसिंग में सब कुछ आता है, आपके बीज आते हैं, फर्टिलाइज़र आता है, आपकी बिजली आती है, आपका पानी आता है, सब कुछ आता है। तो बिल्कुल जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। सरफराज अली तारड़। मेरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे बात की कि थोड़ा सा कॉटन ऊंचा के बोलेंगे हवाले से, सरफराज भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। सर आपने कॉटन और शुगर केन के हवाले से आपने बात की जी कि लोग चूंकि कॉटन की फिक्स प्राइस नहीं है मिनिमम, तो इसलिए लोग जो है वो शुगर केन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो सर ये तो फिर वही इंडिया वाला ओपन मार्केट वाला सिस्टम इधर भी है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा कॉटन के अलावा और कौन सी जो है वो क्रॉप्स ऐसी हैं जिनके मिनिमम फिक्स प्राइस नहीं दी जाती मार्केट में? सिर्फ जो 3-4 फसलें हैं ना उनके अलावा सबकी कोई प्राइस नहीं है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। शुगर,
वीट और राइस के अलावा जितने भी, जैसे आप अगर आप मक्की जिसे मेज़ कहते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे तो आपको मार्केट में, ओपन मार्केट में जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। इसी तरह कॉटन में भी कोई प्राइस नहीं। उसके अलावा जितने भी फ्रूट की बात कर लें, किसी भी वेजिटेबल की बात कर लें, तो वो सब ओपन मार्केट पे चलता है, उसमें कुछ भी। और उसका नुकसान जो है ना, उसको आप लिंक करेंगे अपनी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के साथ के इसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, कि अगर आपके पास एक प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होगी, आपके पास स्टोरेज और उसको मार्केट में पहुंचाने की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा कि किसान को और डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगी, कि उन्हें वो सेल करना ही करना है एक स्पेसिफिक टाइम में, वरना वो उसकी प्रोड्यूस ख़राब हो जाएगी। तो इसे इस तरह से ये करते हैं। अगला क्वेश्चन आयशा मलिक करेंगे। आयशा मलिक। आवाज़ आ रही है मेरी आयशा? हेलो। अच्छा, नहीं आ रही। अनीला मलिक, सॉरी, आयशा मलिक नहीं, अनीला मलिक। अनीला, आपका क्वेश्चन है, जल्दी करें, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अच्छा, वसीम, वसीम आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अलावा ना मैं वो ऐड करना चाह रहा था कि जो हमारे पास शुगर केन है ना, उसमें हमारे पास सब्सिडी मिलती है काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। शुगर केन की जो काश्त है ना, उसमें हमारे पास सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा, वो कॉटन की सेल में नहीं मिलती। तो इस वजह जी से बिल्कुल। हमारी कॉटन की जो काश्त है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई है, जिसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे काफ़ी असर पड़ा है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हम फॉर द नॉलेज ये है कि हम जो है अब, आल्दो हम एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है और हम जो है वो कॉटन इंपोर्ट करते हैं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अनीला, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मलिक अरसान अशफाक, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी करें। सर क्लाइमेट चेंज को किस तरह से आपने लिंक किया था चैलेंजेस में क्लाइमेट एग्रीकल्चर चेंज जो है, सेक्टर क्लाइमेट चेंज जो है वो बड़ा मेजर के इम्पैक्ट साथ? करने वाला है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्यों इम्पैक्ट करने वाला है? दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है वो हमारी हमारे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का मतलब ये है कि कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कभी फ्लड आ रहे होंगे, कभी ड्रॉट होगा। और इन सारी एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर रेडी नहीं है। हमने वो वैरायटीज़ सीड्स की नहीं बनाई हैं जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हों, जो इन सारी चीज़ों को जो है वो कोप अप कर सकें। सेकंड जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे वाटर रिसोर्सेज पे इम्पेक्ट करने वाला है। वाटर रिसोर्सेज के लिए हमने ऐसी क्रॉप्स नहीं बनाई हैं जो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव ना हो, जो जैसे अगर राइस की कोई ऐसी हम वैरायटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से निकालें जो कम पानी यूज़ करे और ज़्यादा जो है वो हमें प्रोड्यूस दे, तो हमने ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की है। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको वीट क्राइसिस में दी कि 2019-2020 की जो वीट क्रॉप थी वो एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो है वो उसने हमारा वीट प्राइसेस में इम्पेक्ट किया। तो ये आप उसमें कोट कर सकते हैं। अनीला, आपका हाथ ऊपर है और आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट मेरी कर लो। आवाज और आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, वो थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम था। ये वे फॉरवर्ड में जो है वो आपने एक पॉइंट बताया था जिसमें था कि प्रोफेशनल वाटर मैनेजमेंट और हाई यूज ऑफ इरिगेशन सिस्टम। ये पॉइंट अगर रिपीट कर दें। इसमें बात की कि हमारी जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो अभी भी आउटडेटेड मेथड हम यूज़ करते हैं, फ्लड इरिगेशन यूज़ करते हैं। जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, तो हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। और उनको यूटिलाइज़ ना करने का जो है वो हमें नुकसान ये होता है कि हमारा जो पर कैपिटा या पर ड्रॉप वाटर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो सबसे हाईएस्ट है। मतलब हम मोस्ट इंटेंसिव कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं जो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत कम उससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये है उसका। ये जो दो टर्म्स आप इनके नाम ले रहे हैं, इनका नाम क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन करेंगे महीन।
हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर एक आप ये बता दीजिएगा जो 4 मेजर क्रॉप्स जितना वो एरिया मतलब कवर करते हैं सर, वो 60% है या सर 63%? और सर दूसरा गवर्नेंस इश्यूज में आपने बताया था सर सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। सर अगर आप वो दोबारा बता दें काइंडली। थैंक यू सर। सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका था कि, सॉरी मैं भूल गया हूँ, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? महीन सर वो 4 मेजर क्रॉप्स से वो जितना एरिया कवर करते हैं ठीक हो गया, 60%। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 4 मेजर क्रॉप्स हैं। 4 हमारी वीट, राइस, कॉटन और शुगर कैन जो है वो हमारा 63% ऑफ द एरिया जो है उस पर क्रॉप्ड है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 और उसका 63% एरिया पे वो क्रॉप्ड हैं और वो 80% ऑफ वाटर हमारा यूटिलाइज करती हैं और हमारे जीडीपी में जो है वो सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये पॉइंट था वो। दूसरा पॉइंट जो आपने बात की सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग। सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग होता है कि जब आपका वाटर टेबल जो है वो लेस देन 3 मीटर वाटर ज़मीन से नीचे होता है तो उससे जो है वो जो क्रॉप होती है उसको, उसकी जड़ों को जो है वो प्रॉपर एरेशन और वो उसका नहीं मिल पाता है। वो ज़मीन से जो है वो जो मिनरल्स होते हैं या जो उसे रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाती है, उससे प्रॉपर फसल नहीं होती। तो हमारी एक फिगर है, मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी % एरिया जो है वो वाटर लॉग्ड है। लेट मी सी, एक मिनट 7.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है ना वो हमारा वाटर लॉग्ड है और उस पर हम गवर्नमेंट अगर एफर्ट करे तो वो हम उसको प्रॉपर तरीके से उससे प्रोडक्ट ले सकते हैं। नो मोर क्वेश्चंस। क्या चाहते हैं, अभी एक ब्रेक लें और अगला टॉपिक करें या आज ख़त्म करें? सर ब्रेक ले लें। विदाउट ब्रेक। विदाउट ब्रेक। अच्छा, मैं 1 मिनट ग्रुप में एक मैसेज कर देता हूँ कि अगर जो लोग डिस्कनेक्ट करके हैं वो ज्वाइन कर लें। अगर उन नेक्स्ट चीज़ें करनी है तो लेट मी सी। नेक्स्ट अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो वो आप कर लें। इतने में हम अगर कुछ और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका इंतज़ार करेंगे 2 मिनट, उसके बाद हम अगला अपनी बात शुरू करेंगे। वैसे समझ आ रही हैं आप लोगों की चीज़ें? क्वेश्चन कम आते हैं, इसका मतलब या तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आती हैं या बिल्कुल नहीं आती। जी सर, समझ आ रहा है। सर एक क्वेश्चन है पेपर के हवाले से कि एक क्वेश्चन की लेंथ ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए पाक अफेयर्स के क्वेश्चन की? पाक अफेयर के क्वेश्चन के लिए रूल होता है सिंपल सा, 20 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको 6 to 8 पेजेस मिनिमम लिखने होते हैं। अगर 8 पेजेस ज़्यादा आप जाएंगे तो उससे जो है वो आपका जो बाकी चीज़ें वो मतलब आपको चौथे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचता है अगर आप ज़्यादा टाइम एक टॉपिक को दे देते हैं। सर आपने ये जो गवर्नेंस इश्यूज में वीट क्राइसिस में आपने रीजंस बताई थी कि ये फार्मर्स जो हैं वो स्मगलिंग करते हैं इनकी वीट फार्मर स्मगलिंग नहीं करते। माय टीचर इज हियर। जी आप क्वेश्चन कंप्लीट करें आयशा।